हेलो दोस्तों, आप सभी का एक्सेलेंस सब पे स्वागत है। दोस्तों, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं हिस्ट्री का ये पहला वीडियो लेक्चर है। तो इसमें हम करने वाले हैं जो 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जब मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है तो बहुत सारे छोटे छोटे नए स्वतंत्र राज्य बनते हैं। स्वायत्त का मतलब क्या है? स्वतंत्र राज्य। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बनते हैं, तो उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। उनमें से हम आज करने वाले हैं हैदराबाद और कर्नाटक को पढ़ेंगे। बहुत सारे हैं, जैसे बंगाल है, अवध है, मैसूर है, केरल है, पंजाब है ना। तो ये सारे के सारे मराठा जो हैं, इन सभी को पढ़ेंगे हम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हैदराबाद और कर्नाटक को दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सॉरी, एक सेकेंड दोस्तों। होता क्या है कि 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब के बाद का जो काल है, मुगल काल जो है, उसको हम कहते हैं क्या? उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल के जो शासक थे, उत्तर मुगल काल के शासक थे, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में जो शासक बने वो नाम मात्र के थे। नाम मात्र का शासक होने का मतलब है कि उनमें से कोई भी योग्य शासक नहीं था। अर्थात कोई भी ना तो अपने राज्य का विस्तार कर पाया और ना ही उस राज्य की रक्षा कर पाया बाहरी आक्रमणों से। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उत्तर मुगल काल के जो बाकी शासक थे वो नाम मात्र के थे। दैट मीन्स कि वो योग्य शासक नहीं थे। योग्य शासक न होने के कारण सत्ता की जो बागडोर थी, यानी कि साम्राज्य की जो वास्तविक जो शक्ति थी वो ईरानी तुरानी गुट के लोगों के पास और हिंदुस्तानी मूल के सैयद बंधुओं के पास चली जाती है। यानी शासक तो होता था मुगल बादशाह, लेकिन जो शासन का असली जो काम था, उसकी जो शक्ति थी, जो डिसीजंस लिया करते थे, वो कौन लिया करते थे? ईरानी तुरानी गुट के लोग, जो राज दरबार के अंदर, मुगल दरबार के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी थे, ईरानी लोग थे, तुरानी लोग थे और हिंदुस्तानी मूल के सैयद बंधु थे। तो इनके पास क्या थी? सत्ता की वास्तविक बागडोर थी। ये सैयद बंधु कौन थे? इनको हम पढ़ेंगे जब हम मुगल काल पढ़ेंगे। इनको मुगल काल में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किंग मेकर। किंग मेकर आप समझते ही होंगे हर कोई। किंग मेकर का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जब चाहे एक व्यक्ति को राजा बना दे और जब चाहे किसी व्यक्ति को राजा के पद से हटा के दूसरे व्यक्ति को राजा के पद पे बिठा दे, उसी को किंग मेकर कहते हैं। जो अपनी मर्जी से राजा बना दे, किंग बना दे किसी को, दैट इज वही है, उसी को किंग मेकर कहेंगे हम। ओके। तो भाई ईरानी और तुरानी गुट के और हिंदुस्तानी मूल के सैयद बंदों के पास सत्ता की वास्तविक बागडोर होती है। कब होती है? जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती। तो उसके बाद के जो शासक थे मुगल काल के, वो अयोग्य थे, ठीक है, योग्य नहीं थे। तो उसके बाद से इस वजह से क्या होता है कि मुगल साम्राज्य का 18वीं शताब्दी में तेजी से पतन शुरू हो जाता है। और जब मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होता है तो जो मुगल साम्राज्य के जो अवशेष थे, अवशेष का मतलब कि जहाँ पर कभी मुगल साम्राज्य का मतलब कि एरिया हुआ करता था, इलाका हुआ करता था, उसका राज हुआ करता था, उसका शासन हुआ करता था, उस मुगल साम्राज्य के अवशेष पर अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने यही देखा है कि भाई 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के जो मुगल शासक थे वो कमज़ोर थे, अयोग्य थे, नाम मात्र के थे। इसलिए वास्तविक जो सत्ता थी वो किसके हाथ में होती है? ईरानी तुरानी गुट के लोगों के पास और हिंदुस्तानी मूल के सैयद बंधुओं के पास। इसलिए 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू होता है और मुगल साम्राज्य के अवशेष पर अनेक स्वतंत्र राज्य पैदा होते हैं, है ना, जन्म लेते हैं। जिनमें से पहला जो राज्य है वो हम करने वाले हैं, देखने वाले कौन सा? हैदराबाद। कौन सा है दोस्तों? हैदराबाद। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं निजाम उल मुल्क। कौन करते हैं? निजाम उल मुल्क। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क ने। और इस निजाम उल मुल्क का ही दूसरा नाम था क्या? चिनक्लीज खां। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि चिनक्लीज खां किसका दूसरा नाम था, या निजाम उल मुल्क का दूसरा नाम क्या था? चिनक्लीज खां था। तो हैदराबाद जो राज्य था, स्वतंत्र राज्य बना मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। उसके संस्थापक थे निजाम उल मुल्क साहब, जिनका दूसरा नाम था चिनक्लीज खां। इतनी बात हो गई है। इसके बाद देखते हैं कि भाई ये निजाम उल मुल्क साहब थे कौन। ये जो निजाम उल मुल्क साहब थे ये थे तुरानी गुट के। हमने अभी पहले ही पढ़ा कि जब मुगल शासक नाम मात्र के थे
औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो वास्तविक सत्ता की जो बागडोर थी वो ईरानी तुरानी गुट के लोगों के पास और सैयद बंधुओं के पास चली गई थी। तो ये निजाम उल मुल्क जो थे ये तुरानी गुट के थे और इन्होंने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? निजाम उल मुल्क ने, जो तुरानी गुट के थे और सैयद बंधुओं के पतन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। यही तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये जो निजाम उल मुल्क थे इनको मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह जो हैं वो निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार नियुक्त करते हैं। दक्कन का सूबेदार, दक्कन मतलब दक्षिण भारत, हैदराबाद दक्षिण भारत के अंदर ही तो है, ठीक है। तो हैदराबाद की तो स्थापना करता कौन है? निजाम उल मुल्क करता है। उससे पहले तो ये दक्कन था, तो दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया जाता है किसको? निजाम उल मुल्क को। और कौन करता है? मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह करता है, क्योंकि मुग़ल बादशाह के अंडर ही तो थे सारे के सारे। जब मुग़ल साम्राज्य जब कमज़ोर हुआ तब फिर उन्होंने अपने जहाँ पर ये मतलब सूबेदार वगैरह बने हुए थे वहीं पे उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी। तो भाई मोहम्मद शाह निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद ये 1720 से 1722 के बीच अपनी शक्ति को मजबूत बनाते हैं, अपने आप को सुदृढ़ीकरण करते हैं। कौन? निजाम उल मुल्क, जब वो दक्कन के सूबेदार रहते हैं और दक्कन में ये जागीरदारी व्यवस्था को अपनाते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ने वाले हैं भूमि बंदोबस्त में कि बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं भूमि बंदोबस्त की। रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है, जमींदारी है, ऐसे एक व्यवस्था थी जागीरदारी व्यवस्था, जिसको अपनाते हैं कौन? निजाम उल मुल्क। कहाँ पे? दक्कन में। और इसको अपनाने का कारण क्या था? इसको अपनाने का कारण था कि दक्कन में जो राजस्व व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था मतलब जो भूमि से जो लगान लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, उसी को राजस्व व्यवस्था कहते हैं दोस्तों। तो राजस्व व्यवस्था में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ही निजाम उल मुल्क जो है वो दक्कन में जागीरदारी व्यवस्था को अपनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या तो ऐसे पूछ लेगा कि निजाम उल मुल्क ने दक्कन में कौन सी भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था अपनाई? जागीरदारी व्यवस्था। या फिर पूछ लेगा कि जागीरदारी व्यवस्था दक्कन में किस शासक ने अपनाई? तो निजाम उल मुल्क ने, ठीक है। उसके बाद 1724 में ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं, यानी कि हैदराबाद की स्थापना कर देते हैं। कब करते हैं? 1724 में। याद रखना, छोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि हैदराबाद की स्थापना कब की गई, और बड़े एग्जाम में पूछ लेगा कि हैदराबाद की स्थापना, अवध की स्थापना, बंगाल की स्थापना, आगे उनके ईयर दे देगा और बोलेगा कि सही मैच करो, या फिर बोलेगा कि निम्नलिखित कौन सा सही मैच है, कौन सा सही मेल नहीं खाता, है ना। तो वही वाली चीज़ है। तो 1724 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है कौन? निजाम उल मुल्क कर देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि 1724 में ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना तो कर देता है, लेकिन निजाम उल मुल्क कभी भी मुग़ल साम्राज्य से स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा नहीं करता है, खुलेआम घोषणा नहीं करता है। दैट मीन्स कि व्यवहारिक तौर पर ये एक स्वतंत्र राजा के रूप में ही शासन कर रहा था हैदराबाद के अंदर, लेकिन इसने मुग़ल साम्राज्य के आधिपत्य को स्वीकार किया। इसने माना कि हाँ भाई मैं मुग़ल साम्राज्य का ही एक हिस्सा हूँ। उससे स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की। किसने? निजाम उल मुल्क ने। ओके। उसके बाद दूसरी बात, किसने? हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई। उदारता की नीति मतलब कि उनके प्रति क्रूरता नहीं दिखाई, उनके प्रति इन्होंने सहिष्णुता का बर्ताव किया, ठीक है। हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई। किसने? निजाम उल मुल्क ने। और ये कैसे कह सकते हैं हम कि हिंदुओं के प्रति इसने उदारता की नीति अपनाई? क्योंकि इनके एक दीवान थे जिनका नाम था पूरनचंद, और ये पूरनचंद जो दीवान थे इनके ये कौन थे? कि हिंदू व्यक्ति थे। ऑब्वियस सी बात है, दीवान का पद अपने आप में बहुत बड़ा होता है, और एक शासक अगर किसी हिंदू व्यक्ति को दीवान के पद पर नियुक्त कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो उदारता की नीति अपना रहा है। किसके प्रति? हिंदुओं के प्रति, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि 1724 में सकूर खेड़ा का युद्ध होता है। याद रखना इस क्वेश्चन को, इस युद्ध का नाम सकूर खेड़ा का युद्ध। डायरेक्ट पूछा जाता है कि सकूर खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1724 में, ठीक है। तो 1724 में सकूर खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें निजाम उल मुल्क जो है वो एक मुग़ल सूबेदार को हरा देते हैं। और जब ये मुग़ल सूबेदार को हरा देते हैं तो मुग़ल बादशाह जो हैं वो निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त करते हैं। ध्यान देना इस बात को। मोहम्मद शाह जो थे उन्होंने शुरुआत में इनको दक्कन का
सूबेदार नियुक्त किया था। और जब सकूर खेड़ा के युद्ध में 1724 में ये मुगल सूबेदार को हराते हैं, तब इन्हें दक्कन का वायसराय नियुक्त किया जाता है मुगल बादशाह के द्वारा, और साथ ही साथ आसफ जहाँ की उपाधि भी दी जाती है। ये और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आसफ जहाँ की उपाधि किसको दी जाती है, निजाम उल मुल्क को दी जाती है। कब दी जाती है, जब 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में वो मुगल बादशाह को हरा देते हैं, मुगल सूबेदार को हरा देते हैं, तो मुगल बादशाह उन्हें क्या करते हैं, पहली बात तो उन्हें दक्कन का वायसराय नियुक्त करते हैं, और दूसरी चीज़ उन्हें आसफ जहाँ की उपाधि देते हैं। किसको देते हैं, निजाम उल मुल्क को। कौन देता है, मुगल बादशाह, जब 1724 के सकूर खेड़ा के युद्ध में मुगल सूबेदार को ये हरा देता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। और जब निजाम उल मुल्क की मृत्यु होती है 1748 में, तो हैदराबाद में आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाते हैं। आंतरिक संघर्ष का मतलब क्या है कि जो अंदर के ही जो लोग थे, जो अधिकारी लोग थे या फिर जो उत्तराधिकारी जो लोग थे, कि भाई जो मतलब हैदराबाद के ही, उनके बीच आपस में संघर्ष, मतलब कि लड़ाई झगड़े जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आंतरिक संघर्ष। तो निजाम उल मुल्क की 1748 में मृत्यु होती है। उसके बाद हैदराबाद में आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाते हैं, और कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार हो जाता है। अब ये बात आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी कि कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार हो गया। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हम अभी करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम कर्नाटक ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद उसमें समझ आएगा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कूटनीति का किस तरह से शिकार होता है कर्नाटक का क्या प्रश्न था भाई, वो अब हम अभी पढ़ने वाले हैं जस्ट इसके बाद। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा है उसको एक बार मैं फास्टली अगर देखना चाहूँ, यहाँ तक जो किया है हमने, तो उसको अगर हम देखना चाहें तो क्या किया अभी तक हमने ये देखा है, एक सेकेंड, कि भाई 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन साम्राज्य में कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद उत्तर मुगल काल के जो शासक थे वो नाम मात्र के थे, इसलिए सत्ता की वास्तविक बागडोर ईरानी तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मुल्क के सैयदबंदों के पास चली जाती है। और मुगल साम्राज्य, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है, और मुगल साम्राज्य के अवशेष पर अनेक स्वतंत्र राज्य जन्म लेते हैं, जिसमें पहला है हैदराबाद, जिसकी स्थापना की निजाम उल मुल्क यानी चिनकलीज खान ने। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट के व्यक्ति थे, और सैयदबंदों के पतन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद मुगल बादशाह मोहम्मद सानी ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद 1720 से 1722 के बीच में इन्होंने अपनी शक्ति का मजबूतीकरण किया। उसके बाद इन्होंने जागीरदारी व्यवस्था अपनाई, राष्ट्र व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने के लिए। उसके बाद 1724 में इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी हैदराबाद की रूप में। उसके बाद मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा इन्होंने कभी नहीं की, और हिंदुओं के प्रति इसने उदारता की नीति अपनाई। इनके एक दीवान थे पुरनचंद, जो एक हिंदू व्यक्ति थे। उसके बाद 1724 में सकूर खेड़ा का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें मुगल सूबेदार को हराने के बाद मुगल बादशाह ने दक्कन का वायसराय नियुक्त करते हैं और आसफ जहाँ की उपाधि दे देते हैं। उसके बाद 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद हैदराबाद में आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाते हैं, और कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार हो जाता है हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कर्नाटक को। कर्नाटक जो था वो मुगलों के ही अधीन एक दक्कन सूबा था। ठीक है, क्योंकि जो भी ये जो स्वतंत्र राज्य सारे के सारे बने, ये कहाँ से, मुगलों के अवशेषों से बने। मतलब कि कभी ना कभी ये मुगलों के अंडर थे। ठीक है, यहाँ पे मुगल सूबेदार जो थे वो यहाँ पे शासन को देखा करते थे, प्रशासन को देखा करते थे। और जब मुगल साम्राज्य के शासक कमजोर पड़े तो इन्होंने स्वतंत्र राज्य बना लिए। तो कर्नाटक भी क्या था भाई, मुगलों के अधीन एक दक्कन का सूबा था। दक्कन मतलब दक्षिण भारत, कर्नाटक भाई दक्षिण भारत में ही तो है, कोरोमंडल तट पे है, तो दक्कन का सूबा हो गया। ठीक है, तो दक्कन का सूबा था कर्नाटक, और यहाँ के नायब सूबेदार को, कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। तो इतनी बात हमने कर ली है कि कर्नाटक जो है वो मुगलों के अधीन एक दक्कन का सूबा था, और यहाँ के नायब सूबेदार को नवाब कहा जाता था। सॉरी, तो भाई कर्नाटक के एक नवाब थे शहादत उल्ला खां। कौन थे, शहादत उल्ला खां करके एक कर्नाटक के नवाब थे। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, और स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद इन्होंने अर्काट को अपनी राजधानी बना ली। अर्काट कर्नाटक में एक जगह थी, ठीक है, तो उसको अपनी राजधानी बना ली। कौन थे, शहादत उल्ला खां थे, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और अर्काट को राजधानी बना ली। तो पूछे आपसे कि कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, शहादत उल्ला खां ने। और उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, सॉरी,
अर्काट को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, उसके बाद शहादत उल्लाह खां की हो जाती है मृत्यु, और शहादत उल्लाह खां की मृत्यु होने के बाद कर्नाटक में उत्तराधिकारिता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। उत्तराधिकारिता के लिए संघर्ष होने का मतलब क्या है कि जो शासक है, कोई राजा है, उसकी डेथ हो जाए, उसके बाद मान लो ये दो व्यक्ति हैं, एक ये, और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए, ये कहे कि मैं राजा बनूंगा, ये कहे कि मैं राजा बनूंगा, तो इसी को कहते हैं उत्तराधिकारिता के लिए संघर्ष हो गया। तो जैसे ही शहादत उल्लाह खां की मृत्यु हुई, उसके बाद हैदराबाद में उत्तराधिकारिता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब संघर्ष शुरू हुआ तो इस संघर्ष के कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। कैसे मिला? जैसे ये दो व्यक्ति हैं, इनके बीच उत्तराधिकारिता के लिए संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, अंग्रेज मान लो इसका पक्ष ले लेते हैं, फ्रांसीसी इसका ले लेते हैं, तो इसी को कहते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप करना। तो जब उत्तराधिकारिता के लिए संघर्ष होता है शहादत उल्लाह खां की मृत्यु के बाद कर्नाटक में, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप का क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है। और उसके बाद अंत में क्या होता है कि ये संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ एक को अंग्रेज सपोर्ट कर देते थे, दूसरे को फ्रांसीसी कर देते थे। उसके बाद क्या होता है कि कर्नाटक के नवाब थे मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर, मतलब उनके पुत्र या बेटे जो भी रहे होंगे उनके उत्तराधिकारी, तो मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर वेलेजली ने, ये वेलेजली कौन थे? अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। वेलेजली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगा दिया। अभी षड्यंत्रात्मक पत्राचार क्या होता है? षड्यंत्रात्मक पत्राचार का मतलब ये है कि भाई पहले के ज़माने में फ़ोन तो थे नहीं, मोबाइल तो थे नहीं, है ना, व्हाट्सअप था नहीं कि भाई उसके थ्रू आप जाके और किसी से कम्युनिकेट कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। तो पहले बातचीत अगर करनी होती थी एक शासक को दूसरे शासक के साथ, तो वो पत्र लिखा करते थे। तो उसी पत्र लिखने पे ही वेलेजली ने आरोप लगाया मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी पर कि भाई इसने किसी दूसरे शासक के साथ पत्राचार, मतलब पत्र लिख के, पत्र के थ्रू बातचीत करके और हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है। इसी को कहते हैं षड्यंत्रात्मक पत्राचार। तो वेलेजली ने मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी पर षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगा दिया। ऐसे ही षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप हम देखेंगे टीपू सुल्तान पे भी लगाएंगे अंग्रेज, कि इन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर षड्यंत्रात्मक पत्राचार किया है, जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। चलो वो बाद की बातें हैं, आगे देखेंगे हम अभी, है ना। तो वेलेजली जो होते हैं वो मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगा देते हैं और उनसे राजगद्दी का अधिकार छीन लेते हैं। ठीक है, मतलब कि तुम अब कर्नाटक के नवाब बन ही नहीं सकते, मतलब खुद के अंडर ले लेंगे ये लोग। अंग्रेजों का यही रहा, आगे हम देखेंगे कि किसी पे कुप्रशासन का लगा देंगे, जैसे अवध पे कुप्रशासन का लगा देंगे, है ना, किसी पे कुछ कर देंगे, किसी को पेंशन भोगी बना देंगे, है ना, जैसे हम मराठा में देखेंगे पेशवा को। तो उनका यही रहा है हमेशा, आगे चल के हम देखते रहेंगे इन चीज़ों सारी चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं अपन, है ना। जैसे हमने अभी हैदराबाद को देखा था कि भाई कर्नाटक जो था वो मुगलों के अधीन दक्कन का सूबा था, जिसके नायब सूबेदार को नवाब कहा जाता था। यहाँ के एक नवाब थे शहादत उल्लाह खां, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और अर्काट को राजधानी बनाया। उसके बाद शहादत उल्लाह खां की मृत्यु हो जाती है और शहादत उल्लाह खां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारिता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप का मौका मिल जाता है। और अंत में क्या करता है कि वेलेजली जो है अंग्रेजी गवर्नर जनरल, वो कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाते हुए उनसे राजगद्दी का अधिकार छीन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इस वाले वीडियो लेक्चर में हैदराबाद और कर्नाटक को कर लिया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे बंगाल और अवध को। ठीक है, और उससे नेक्स्ट वाले में हम मराठा, पंजाब, इनको, मतलब 3 या 4 वीडियो लेक्चर में हम जो जितने भी ये राज्य हैं जो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उत्पन्न होते हैं उनको कर लेंगे, और यहाँ से हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है। बाकी इसके साथ साथ हम अभी साथ में ही ज्योग्राफी और साइंस जो है उसको भी शुरू करने वाले हैं। डेली की आपको 2-3 वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ वही है कि जीएस जो है पहले हम इन 3 सब्जेक्ट को करेंगे, उसके बाद में, और जो बेस रहेगा वो पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वही रहेगा। ठीक है, बाकी छोटे वनडे एग्जाम तो हैं ही हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।